हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 का एक चैप्टर्स है जो बहुत ही आसान और बेसिक चैप्टर्स है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल्स। और ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जेई मेन में इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस चैप्टर से। और जेई एडवांस में भी इससे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है और वो भी आसान ही क्वेश्चन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम इसका कुछ बेसिक डिफिनीशन एंड बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। A set of number arranged in a definite rule is called a sequence। किसी भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो या फिर रियल नंबर हो, उसको एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया जाता है तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये यहाँ पे हमें एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से दिया गया है जो एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है, इसलिए हम इसको सीक्वेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस 2 है। मीन्स सेकेंड टर्म पाने के लिए, यानी यहाँ पे T1 मेरा 1 है, यहाँ पे T1 में 2 ऐड करेंगे तो मुझे T2 मिल जाएगा, डेट इज 3। एंड सिमिलरली T3 पाने के लिए हमें T2 में 2 ऐड करना होगा, डेट इज 5। एंड T4 पाने के लिए हमें T3 में 2 ऐड करना होगा, डेट इज 7। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में यदि 2 ऐड करते हैं तो मुझे सेकेंड टर्म मिलता है, फिर सेकेंड टर्म में 2 ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म मिलता है, और थर्ड टर्म में 2 ऐड करते हैं तो फोर्थ टर्म मिलता है, और इसी तरह से इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल दिया गया है एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है, तो इसलिए ये एक सीक्वेंस है। तो अब सीक्वेंस भी 2 टाइप्स का होता है। तो एक फिनाइट सीक्वेंस होता है और दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। यहाँ पर जो दिया गया है ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, बिकॉज इन दिस सीक्वेंस नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, सो दिस सीक्वेंस आर एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये देखिए इसका सेकेंड एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, T1 बराबर दिया गया है 1, और T2 पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना होगा, तो यहाँ से अपना T2 आ जाएगा। सिमिलरली T3 पाने के लिए क्या करना होगा, T2 के डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना होगा, 2 + 1, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1/3, दैट इज T3। एंड T4 फाइंड करने के लिए T3 के डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना होगा, दैट इज 3 + 1, this is equals to 1/4, this is T4। तो ये भी एक स्पेसिफिक रूल के तरह सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज किया गया है, तो इसलिए इसको भी हम सीक्वेंस बोलेंगे। और ये भी अपना इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल 3 है, और ये एग्जाम्पल थर्ड को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म 2 है और सेकेंड टर्म 5 है। तो फर्स्ट टर्म में यदि 3 ऐड करते हैं तो मुझे सेकेंड टर्म मिलता है, और सेकेंड टर्म में 3 ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म मिलता है, और थर्ड टर्म में जब 3 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलता है, और फोर्थ टर्म में जब हम लोग 3 ऐड करते हैं तो फिफ्थ टर्म मिलता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक अगला टर्म पाने के लिए इसके प्रीवियस टर्म में 3 ऐड करना पड़ता है। तो डेट मीन्स ये भी एक स्पेसिफिक रूल के तहत नंबर को अरेंज किया गया है, मतलब ये भी सीक्वेंस है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फिनाइट है, इसलिए ये अपना फिनाइट सीक्वेंस है। तो आप लोग सोच के बताइए कि एग्जाम्पल 4 किस टाइप का सीक्वेंस है, कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल 4 में T1 जो है, T1 इज इक्वल टू 1 है, T2 इज इक्वल टू 5 है। तो डेट मीन्स T2 पाने के लिए हमें T1 में 4 ऐड करना पड़ा, और यहाँ पे T3 जो है वो 4 है।
तो दैट मीन्स T3 पाने के लिए T2 में से हमें एक माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे T4 जो है वो हम लोग का T4 10 है। तो T4 पाने के लिए T3 में हमें 6 ऐड करना पड़ा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक पार्टिकुलर रूल के थ्रू नंबर अरेंज नहीं किया हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 में 4 ऐड किए तो फिर 5 मिला, फिर इसमें माइनस किए तो हमें थर्ड टर्म मिला, और प्लस 6 किए तो फोर्थ टर्म मिला। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल के तरह नंबर अरेंज नहीं किया गया है, इसलिए ना ही फिनाइट सीक्वेंस है ना ही इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट टर्म है सीरीज। तो सीरीज हम किसको बोलेंगे, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए T1, T2, T3 एंड Tn बी ए टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। ये सारे एक सीक्वेंस का टर्म है। तो ये जब ये सारे टर्म को आप ऐड कर दीजिएगा तो वहां से जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। बेसिकली सीरीज कुछ नहीं है, सीक्वेंस में जितना भी टर्म होता है वो सारे टर्म को ऐड कर दीजिए तो उसी से जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। दैट इज सीरीज इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। तो इसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। ये अपना सीरीज हो गया। तो सीरीज भी जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस की तरह। सीक्वेंस में यदि नंबर ऑफ टर्म फिनाइट रहता था तो उसको हम लोग फिनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। में जब किसी भी सीरीज का टर्म यदि फिनाइट रहेगा तो उसको फिनाइट सीरीज बोला जाएगा, और यदि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो इससे हम इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। तो मुझे लगता है सीक्वेंस और सीरीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हम लोग किसे बोलेंगे, तो आइए जानते हैं प्रोग्रेशन क्या। If the term of a sequence are retained under some specific condition, then the sequence is called a progression। मतलब सीक्वेंस को यदि स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में जब हम सीक्वेंस को लिखेंगे तो उसको अलग अलग प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो जनरली IIT JEE के सिलेबस में 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म आर ऑलवेज सेम। जब कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा तो उसका अगला टर्म का डिफरेंस और उसके जस्ट एक प्रीवियस टर्म का डिफरेंस या फिर उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस दोनों यदि सेम आता है तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है जिसमें n+1 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ वहां पे क्या होगा, n+1 माइनस an इजिकल टू जो आएगा कांस्टेंट आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसा इसका डिफिनेशन बोल रहा है, सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म आर ऑलवेज सेम। और इसका जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट रहता है और उस कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे n जो है ऑल नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, और जनरली कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो आइए कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, इसका फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डिफरेंस 2 है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस 2 है, और थर्ड एंड फोर्थ टर्म का भी डिफरेंस 2 है, और ये दोनों का डिफरेंस भी 2 ही है। तो सारे टर्म्स का डिफरेंस 2 है। और इसका डिफिनीशन क्या बोल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म आर ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म का डिफरेंस 2 है और इसके जस्ट प्रीवियस टर्म का भी डिफरेंस 2 ही है। तो इसका जो डिफिनीशन बोल रहा है बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसलिए हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे।
चलिए अब जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसको शॉर्ट में जीपी भी बोला जाता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो ए सीक्वेंस ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन if the ratio of a term and preceding term to its always constant quantity and this constant quantity is called a common ratio of that geometric progression। आइए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट टर्म जो है 1 है और सेकेंड टर्म 3 है। तो आइए देखते हैं t2 डिवाइडेड अपॉन t1, तो यहाँ से आ गया 3/1। अब देखते हैं t3 डिवाइडेड अपॉन t2, तो t3 यहाँ पे 9 है और t2 3 है, तो इसका भी रेशियो आ गया 3/1। और आइए अब देखते हैं t4 डिवाइडेड अपॉन t3, तो t4 अपना 27 है और t3 9 है, तो यहाँ पे भी रेशियो 3:1 का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सारे टर्म का रेशियो कांस्टेंट है, इसलिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। चलिए अब हम अगला एग्जांपल्स देखते हैं। आप लोग सोच के बताइए कि ये जो एग्जांपल 2 है ये जीपी में है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। इसका पहला टर्म जो फर्स्ट टर्म है ये 2 है और सेकेंड टर्म -4 है, तो ये, और थर्ड टर्म इसका 8 है एंड फोर्थ टर्म -16 है एंड सिक्स टर्म 32 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि t1 जो है t1 इज इक्वल्स टू 2 है और t2 इज इक्वल्स टू t1 मल्टीप्लाइड बाय -2 और t3 इज इक्वल्स टू t2 मल्टीप्लाइड बाय -2, यानी हर एक अगला टर्म पाने के लिए इसके जस्ट प्रीवियस टर्म को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे इसका नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो डेट मीन्स यहाँ पे ये जो सीरीज है ये जीपी के फॉर्म में है, बिकॉज इसका हर एक टर्म का रेशियो भी कांस्टेंट आ रहा है, -2 आ रहा है। दैट मीन्स -4 डिवाइडेड अपॉन 2 दिस इज इक्वल्स टू -2 एंड 8 डिवाइड अपॉन -4 दैट इज -2। तो ये जो एग्जाम्पल 2 है ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और इसका कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो को जनरली r से डिनोट किया जाता है, ये -2 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। A sequence is said to be a harmonic progression if reciprocal of the term of a sequence form an AP. That is, if A1, A2, A3 and An are in HP. If 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 up to 1 upon A are in AP. इसका मतलब क्या हुआ, हम आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए ये सीक्वेंस हमें दिया गया है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइडेड अपॉन 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल जो हमें मिल रहा है वो है 2, 5, 8, 11, 14। तो यहाँ पे हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पता चलता है हर एक टर्म का डिफरेंस 3 है। तो दैट मीन्स ये क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है और ये एक एपी के फॉर्म में है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन क्या बोलता है कि कोई भी टर्म है जब उसका रेसिप्रोकल एक एपी के फॉर्म में होगा तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, दैट इज एचपी है। तो यहाँ पे दिया गया सीक्वेंस एचपी है और ये इनफाइनाइट एचपी है। तो मुझे लगता है सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी, जीपी, एचपी, ये सारा चीज क्या होता है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि ऐसा है तो आइए हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। ये होमवर्क के लिए आपको दिया गया है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। यदि आपसे सॉल्व हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, और यदि नहीं हो पाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपका आज का होमवर्क यही है।
आप ये सारा क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और फिर एनसीईआरटी भी ट्राई कीजिए, या फिर आपके पास कोई भी बुक है तो उस बुक को ट्राई कीजिए, और यदि उसमें से क्वेश्चंस नहीं बनता है तो आप कमेंट करके पूछिए। आने वाले वीडियो में मैं वो सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। तो आज का लेक्चर्स यहीं पे ख़त्म होता है।